हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे टीजीटी का क्लास नंबर 6। इससे पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। ये रिवीजन चल रहा है एक तरीके से आपका, जिसमें आप क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी आप करते चलिए, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए। काफ़ी सारे लेक्चर्स के वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च को आप क्या मनाते हैं? 8 मार्च जो 8 मार्च है उसको क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसके लिए इंक्लूड करे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस तरीके से हमसे डे से भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे 5 जून पूछा जा सकता है कि हम क्यों मनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके में जो है पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स भी हैं आपके में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे कुछ भी देखिए, क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है, बहुत सारा सिलेबस है आपका। तो एक ये मोटो मेरा बस यही था एक क्वेश्चन डालने का कि आप ऐसे डेज भी याद करके जाएं कि ये डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, ये डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो उन डेज को भी एक बार आप ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अजर्शन है आपके सामने, वो क्या है? अजर्शन आपसे कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें 73वां और 74वां संशोधन, मतलब 73rd एंड 74th, आपको पता है कौन से हैं संशोधन? ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके थ्रू आपके पंचायती राज सिस्टम जो था वो ऐड किया गया था 11th अनुसूची में, 11th स्केड्यूल में, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो आपके नगर पालिका को 12 स्केड्यूल में, जो 12वीं अनुसूची है, उसमें आपको ऐड किया गया था। ये दोनों के संशोधन मतलब अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, उनके थ्रू जो है इन दोनों को ऐड किया गया था। 11th एंड 12th अनुसूची जो जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची में आपके पंचायती राज सिस्टम था, 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिका था। इन दोनों को ऐड किया गया था आपके स्केड्यूल्स में, जो कि टोटल 12 है। भारत में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। अजर्शन ये कह रहा है कि क्या 73वां 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो भारत में महिलाओं के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है? तो आप बताइए रीजन की है कि नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भाई, महत्वपूर्ण है। उनका पॉलिटिक्स में आना भी महत्वपूर्ण है, उनका पॉलिटिक्स में जाकर के अपने विचार प्रस्तुत करना भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है। तो उसी वजह से देश के विकास में वो अपना पूरा योगदान दे सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है उनकी कुछ सीट रिजर्व्स की गई थी, उसमें पंचायत में आपके नगर पालिका में सीट रिजर्वेशन था फीमेल्स के लिए। तो इसके लिए ये आपके जो क्वेश्चन हो गया ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों ही बातें सही हैं। महिलाओं को 5.7% आरक्षण रिजर्वेशन प्रदान किया गया था, जिससे कि राजनीति में, मतलब पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिक्स में, जिससे कि उनका जो एम्पावरमेंट है उसका प्रयास किया जा सके और उनको विकास, डेवलप, मतलब जो स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई थी एक टाइम पर महिलाओं की, उनकी स्थिति में सुधार किया सके। तो ये मील का पत्थर माना जाता है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करने का मतलब है कि आपको देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही टॉपिक, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, आपके गठन जो है वो 31 जैन 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग का बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, वो क्या था कि तुरंत महिलाओं को बहुत तेजी से, गति से न्याय दिलाना है, ठीक है। और इसका जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का जो आपका कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन। या आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको बहुत ध्यान से देख करके चलना है। तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। एक बार आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको सूची है 2 आपके सामने, उसे आपको मिलाना है। NCPCR, अब देखिए ये आपका होमवर्क हो गया। और बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स जो हैं होमवर्क के नाम पर, मतलब जो मैं उन्हें क्वेश्चन देती हूँ उसको आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं उसको लव कमेंट करती हूँ, लाइक कमेंट करती हूँ।
कमेंट तो मैं ज़रूर देख लेती हूँ आप लोगों का। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके देना है मेरे को, ठीक है। और NHRC क्या है, NCW क्या है, RCI क्या है, सूची सेकंड से आपको रिलेट करना है। ये सूची आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। आप बताइए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है इंडिया का? अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप ये मत समझिए कि इसका होम साइंस में क्या लेना देना है, होम साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़े, ये सोच के तो बिल्कुल मत जाइएगा आप, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उन्हें DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये एक राज्य के आप समझ लीजिए एक तरीके से कर्तव्य होते हैं जो उनको निभाने होते हैं। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़िए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। ऐसा हर एक स्टेट को देखना चाहिए, हर एक स्टेट को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप मूल कर्तव्य पढ़िए, मूल अधिकार पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप राइट्स पढ़ेंगे तभी आप 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में किया गया है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। 21 का बोल दीजिए, उसमें समझ पाएंगे आप DPSP पढ़िए, आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़िए, बल्कि मैं कहूँगी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और समझिए। बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी डाउट, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम। डाइटिशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार कौन सी लड़कियां प्राप्त करते हैं, कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? नॉट ओनली लड़कियां, हर जेंडर कर सकता है। आपके पंतनगर की यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों BSc होम साइंस करते हैं। तो यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो गृह विज्ञान के बच्चे करते हैं, अभियंत्रण के बच्चे करते हैं, डिप्लोमा के बच्चे करते हैं अभियंत्रण में, या भौतिकी के बच्चे करते हैं। तो ऑब्वियसली जो होम साइंस पढ़ते हैं, होम साइंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए टैग लाइन हो गया, सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी। जाति मोस्टली लड़कियां हैं इसमें, ये मैं कहूँगी परसेंटेज ज़्यादा है, बट सब पढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी क्लॉज बना हुआ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो गृह विज्ञान के जो स्नातक के छात्र होते हैं वो डाइटिशियंस बनते हैं, पाक कला में जाते हैं, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े से बड़े होटल में आपको जो शेफ होते हैं वो कौन देखने के लिए मिलते हैं? वो आपको मेल मिलते हैं ज़्यादातर देखने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते, लेबल कर सकते कि खाना बनाने का काम सिर्फ औरतों का होता है, ठीक है ना। और डाइटिशियन तो कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिला शिक्षा निधि की स्थापना आपके कब की गई थी और कहाँ, किस अधिवेशन में हुई थी? महिला शिक्षा निधि की स्थापना आपके 1928 में दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन हुआ था, उसमें की गई थी। और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। ये आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए और एक बार रीचेक रीक्रॉस जरूर कर लीजिएगा कि आंसर मैंने आपको सही बताया है या नहीं बताया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है ना। जब पीएच वैल्यू का मतलब होता है केवल एक ये जानना कि जो मैटर है वो एसिडिक है या एल्कलीज है, मतलब वो क्षारीय माध्यम है उसका या अम्लीय माध्यम है, उसको जानने के लिए पीएच वैल्यू जो है वो बताती है उसकी कि ये एसिडिक है या एल्कलीज है। तो आपको पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा का जो संभावित पीएच मान होता है वो 5.8 हो सकता है, या 5.5 लिखा हो तो वो भी ठीक है, 5.8 तक हो सकता है। जो स्वच्छ वर्षा का पीएच मान होता है वो 5.0 से 5.5 के बीच में होता है। अगर थोड़ा भी एसिडिक होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड्स उसमें जो वाटर में घुल जाती है तो आपकी जो बारिश होती है वो कैसे हो जाती है? अम्लीय, जिसे आप बोलते हैं कि जिसकी वजह से आप एग्जाम्पल देते हैं कि ताजमहल जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से, जिसे आप एसिड रेन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही गैसें बारिश में मतलब पानी में घुल जाती हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का जो आपके मीडियम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। और मान कितना होता है? 5.8 हो जाता है पीएच मान। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे आप, एनवायरनमेंट को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आते हैं, तो आप ये मत समझिएगा आप हल्के हल्के पढ़ के चलेगा। और एनवायरनमेंट हल्का सब्जेक्ट नहीं है, मैं अभी बता दे रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हल्का नहीं होता। आप ये समझे कि अरे ये तो बहुत ईजी पार्ट है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के किस परत में ओजोन के कण मौजूद होते हैं, मतलब ओजोन लेयर आपके कौन से लेयर में होती है, तो आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ये 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जिसे आप समताप मंडल कहते हैं, उसमें आपकी ओजोन लेयर मौजूद होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पे आने से रोकती है, जिससे हमारे स्किन कैंसर हो सकते हैं, काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पोल्यूशन को इतना बढ़ा रहे हैं, अर्थ को इतना ख़राब कर चुके हैं कि ओजोन लेयर में भी छेद हो चुका है, जिसकी वजह से स्किन के डिजीजेस तमाम सामने आ चुकी हैं। तो आप देख लीजिए आप लोग को क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। मिथाइल विषाक्तता मतलब आपके मिथाइल टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं इसे आप। इसके लिए इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इथाइल जो है आपके अल्कोहल ऐसा तरल पदार्थ होता है, पिया जाता है, इससे आपको मतलब जो टॉक्सिसिटी है उसको सही किया जाता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। मिथाइल टॉक्सिसिटी के उपचार के लिए आपने सुना है ना, जहरी जहर को काटता है, यहाँ पर वो वाली बात हो गई है। जो इथाइल टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आपके टॉक्सिक सब्सटेंस पीने के बाद होती है, ठीक है ना। इथाइल जो आपके टॉक्सिसिटी होती है, और मिथाइल टॉक्सिसिटी को क्योर करने के लिए इथाइल टॉक्सिसिटी का यूज़ किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तो मैंने लिस्ट आउट भी बनाया हुआ है कि कौन से कार्यक्रम किस वर्ष चले हैं, तो वो तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत है। तो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर आपके सीटीपी में आप पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, इन्होंने आपके इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने मीजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, इन सब की बात करी है कि एक बच्चा जो है, मतलब पर्सनैलिटी से आप समझ लीजिए, पर्सनैलिटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक बच्चा जो है वो सबसे पहले आपके उसकी जो फैमिली से कनेक्ट होता है, फिर फैमिली जो है आपस में सेकेंडरी चीज़ों से उनके आपस में कनेक्ट होते हैं। एक बच्चा आपके इनडायरेक्टली पापा के बिजनेस से उससे सबसे कनेक्ट होता है। तो वो एक थ्योरी है इनकी, और उसको इकोलॉजिकल आपके सिस्टम थ्योरी बोलते हैं, या पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत बोलते हैं। यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की सीडीपी में आप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप हायर एजुकेशन में अगर इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये आपके पर्सनालिटी में आपको बताई जाती है, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत। भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये किसने कहा है। मतलब अगर आपको भारत का उद्धार करना है तो उसकी झोपड़ियों में जाइए, वहां जाकर आप डेवलपमेंट कीजिए, तब हो पाएगा। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा हुआ कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए मैंने इंक्लूड कराया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी वो नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे रह गया, ये है आपके ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन हम क्या है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। बहुत सारे आपके सामने अधिनियम दिए हुए हैं, उसको आपको मिलाना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 1986 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके 1986 में आ जाएगा। MRTP क्या है यह आपको बताना है, PFA क्या है यह आपको बताना है, वस्त्र विनिमय अधिनियम कब आया आपको बताना है, ISI प्रमाणीकरण चिन्ह अधिनियम कब आया आपको बताना है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया अब आपको बताना है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, बहुत पहले बना दिया था जब चैनल स्टार्ट किया था। आई थिंक शायद ऐसे था 1952 से लेकर के 2011 तक की सारे योजनाओं को याद करने का तरीका, ऐसे करके समथिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे आप देख लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी सारे ये जो अधिनियम है देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप भी उस तरीके से अपना कुछ नोट्स बना लीजिए जिसमें आप इन अधिनियम को याद कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करके बताना है कि कब कौन सा एक्ट आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकास अधियानों कार्यक्रमों को उनके आरंभ होने के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो ये आपको बताने हैं
इसका क्रम बताना है तो मैं क्रम तो बता देती हूँ, लेकिन ईयर आप बताएंगे। सर्व शिक्षा अभियान, फिर स्वच्छ भारत अभियान, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, फिर आपके आरंभ होने के मतलब कब से स्टार्ट हुआ उस टाइम से आपको बताना है, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान, तो ये चारों इस सीरीज में आ जाएंगे। अब ये हुए कब स्टार्ट, जैसे सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुआ, अनीमिया मुक्त कब स्टार्ट हुआ, ये आप बताएंगे। ये आपका काम है, आप होमवर्क करेंगे, आप देखेंगे। जब आप खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अच्छा हाँ, मैं बच्चों को पीडीएफ देती हूँ तो बच्चे मुझसे कहते हैं स्टूडेंट मैम इसका आंसर बताइए। अरे जब मैं ही आंसर बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व तो कीजिए, उसको ढूंढिए, तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा एफर्ट कीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्वयं से करने पर, स्वयं से पढ़ने पर। मैं ही पीडीएफ भी दूं, मैं ही आंसर भी दूं, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप खुद से कुछ तो कीजिए। पीडीएफ आपके सामने है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। एग्जाम में आपके पास सामने एग्जाम पर पेपर पड़ा होगा कि आपके पास आंसर शीट भी होगी कि आप उसको आंसर टिक करेंगे, बताइए। खुद से कीजिए तो करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं बैठी हूँ, आप आंसर्स को ढूंढिए, चैनल पर जाइए। जो पीडीएफ आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहा है वो पीडीएफ पड़ा है आपके चैनल पर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था। कौशल भारत कार्यक्रम आपके श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो होमवर्क मैंने दिया है वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना सब ध्यान रखिएगा। कोरोना वापस आ रहा है तो प्लीज़ बी सेफ, बी होम, अपने घर पर रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम। और बहुत बहुत थैंक यू चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, और ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट।